वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 28 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के प्रमुख समाचार देखें तो दो न्यूज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो कई सारे हैं लेकिन वो रनिंग आर्डर में हो गए हैं, पीछे चले जा चुके हैं। तो जो दो प्रमुख न्यूज़ है उसमें से पहला है द हिंदू में आया था साइंस वाले उसमें कि पूरे एक साल में जो है पर्यावरण को लेके क्या क्या हुआ है। इसी तरह की रिपोर्ट आज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो UNEP है उसके वेबसाइट पे भी आया है, पर्यावरण को लेकर क्या क्या हुआ है। तो उन दोनों को मिला हुआ ये है क्योंकि द हिंदू में केवल पर्यावरण को लेकर जो कह सकते हैं कि हानिकारक या जो खट्टे पक्ष है साल के वही है, जबकि UNEP में ने अच्छे पक्षों को बताया गया है कि जो सकारात्मक चीज़ें हुई हैं। तो हमने दोनों को मिला दिया है ताकि आप खट्टा और मीठा दोनों अनुभव लेकर ये आप देखें। दूसरा जो न्यूज़ है वो RBI ने एक बैंकों की प्रवृत्ति और प्रगति के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें भारतीय बैंकिंग सिस्टम को स्वास्थ्य को लेकर बताया है कि जो उनकी GNPA है यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वह पिछले एक दशक में सबसे कम, ये जो सितंबर अंत है ये एक दशक में सबसे कम में हो गई है। और जो उनका CAR है, कैपिटल एसेट रेशियो या कैपिटल अगेंस्ट CAR या CAR है, वह एक 16.8% पे है, जो कि बेसल नॉर्म 3 10.5% से काफ़ी बेहतर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के लिए बेहतर चीज़ें हैं। आइए हम इन दोनों को समझते हैं। पहला न्यूज़ है ये हमारी पृथ्वी को लेके द हिंदू में आया है ये न्यूज़, और ये पूरी तरह से द हिंदू में ही नहीं है, द हिंदू में है और इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है पर्यावरण को लेके, उस दोनों को मिला जुला ये लेख है, जिसमें पिछले एक साल में पर्यावरण को लेकर जो खट्टे मीठी चीज़ें हुई है, जो अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हुई हैं, उसको हम समझते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो पिछला साल पर्यावरण को लेके चुनौतियों वाला रहा, क्योंकि तापमान जो है, वैश्विक औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। क्योंकि उसका ये मानना है कि इस साल जो अभी तक तापमान है वह प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.46 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है, और जो पेरिस एग्रीमेंट का 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला लक्ष्य है उसको लगभग पास कर गया है। उसी तरह से जो चूँकि तापमान ज़्यादा है तो समुद्री सतह का तापमान ज़्यादा भी हो गया है, वो भी रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। उसी तरह से जब समुद्री सतह का तापमान और तापमान बढ़ा है तो अंटार्कटिका का जो बर्फ़ जो छत्रप होता है वह सबसे कम इस साल, अभी तक का मतलब हर साल बढ़ता घटता रहता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, लेकिन इस साल सबसे कम बर्फ़ वहाँ पे इकट्ठा हुआ है। साथ ही में ये कह सकते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो पिछले साल रिकॉर्ड था, हालांकि उसमें से थोड़ा ही बढ़ा है, 1.2% ही बढ़ा है, फिर भी ये रिकॉर्ड स्तर को पहुंच गया है। तो ये कुछ 4 निगेटिव पहलू है, कुछ अच्छी भी पहलू है। जैसे कि पहली बार दुनिया में एक जलवायु और क्षति कोष, एक क्षति और हानि और क्षति कोष बना है, जो COP28 का सम्मेलन होने के दौरान उसी दौरान बना है, और उसमें $742 मिलियन की राशि भी आई है, जो कि देखा जाए कि जिस तरह की है काफ़ी पर्याप्त है। लेकिन फिर भी दूसरा जो इसमें वह है कि खाद्य प्रणालियों पर लेकर उसी COP28 में उसके परिवर्तन को लेकर एक सुरक्षित करने के लिए एक प्रयास किया गया है, जिसमें लगभग दुनिया के 70% जो है कृषि क्षेत्र वाले जो देश हैं वो इसको लेकर किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है कि ओजोन परत को लेके एक खुशखबरी है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ओजोन परत का जो डिप्लेशन है वो कम होना शुरू हो गया है, और अगली कर सकते हैं कि 2046 तक जो है या 2066 तक वो दोनों जो छिद्र है वो समाप्त हो सकता है। और कहीं ना कहीं इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का योगदान महत्वपूर्ण है। जहाँ तक और एक न्यूज़ है, ये UNEP में था कि इस साल जो है रासायनिक चीज़ों को लेके जो है एक समझौता हुआ है, और रासायनिक प्रदूषण से होने वाले लगभग 20 लाख मौतें हर साल होती है,
ऐसे में इस समझौते का कहीं न कहीं इस मौतों को कम करने में योगदान मिलेगा। तो आइए ये खट्टी मीठी यादों को एक एक करके हम देखते हैं। जाते हुए साल है, अभी खैर 2-3 दिन बाकी है, फिर भी पर्यावरण को लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, परिचय में अगर देखें तो ये वर्ष पृथ्वी के लिए कठिन वर्ष रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड नुकसान पहुंचाने वाली हैं। ठीक है, उसमें से पृथ्वी पर रिकॉर्ड गर्मी आई है, प्रकृति में भारी गिरावट जारी है और प्रदूषण से लाखों लोगों की जान ली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि एक अधिक टिकाऊ दुनिया बनाने के प्रयास में अग्रिम पंक्ति यानी जिन लोगों को काम करना है, यानी जो नीति नियंता है, यानी जो देशों के सरकार है, वह लोग आगे आए हैं और उनके अंदर आशा का भी किरण है। और 2023 में जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता की हानि और प्रदूषण एवं अपशिष्ट यानी जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता की हानि और प्रदूषण और अपशिष्ट के तिहरे ग्रही संकट से निपटने के लिए सभी देशों ने अभूतपूर्व तरीकों से सहयोग किया है। यानी अगर देखा जाए, लब्बो-लुआब ये है कि पृथ्वी के लिए संकट भी उत्पन्न हुआ है, लेकिन दुनिया के देशों द्वारा इस जो तिहरा संकट है, यानी जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता की हानि और पर्यावरण और प्रदूषण या अपशिष्ट, इसको तिहरे संकट को दूर करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। आइए शुरुआत में हम जो है कुछ नकारात्मक पहलुओं से चलते हैं। जैसे ये वर्ष सबसे गर्म वर्ष रहा है, सबसे गर्म वर्ष, इतिहास का सबसे गर्म साल घोषित किया जाना लगभग तय है, क्योंकि इससे पहले वर्ष 2016 जो है ना, उसको सबसे अधिक गर्म वर्ष घोषित किया गया था और 10 महीने के अंदर ही हम 2016 से 10.1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये 2023-2016 जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, उससे ज़्यादा गर्म वर्ष रहने की पूरी तरह से ये तय हो गया है। और जनवरी से अक्टूबर तक में ही देखा जाए तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से तापमान 1.43 डिग्री यानी 1.43 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। जबकि लक्ष्य क्या है कि पेरिस के जो एग्रीमेंट का लक्ष्य है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अपने आप को रोके रखना है सदी के अंत तक, अब ये पहुंच गया है ये। ठीक है, अब सबसे गर्म वर्ष रहा है तो जो समुद्री सतह है उसका तापमान भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि समुद्री गर्म लहरें शुरू हो गई हैं। समुद्री गर्म लहरें क्या होता है? जब समुद्र का तापमान वर्ष के किसी निश्चित समय के लिए पूर्व अवलोकन से 90% से अधिक गर्म होता है। ये 2023 में व्यापक स्तर पर ये देखा गया है। अमेरिकी की एक संस्था है, राष्ट्रीय महासागर और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA है, उसमें बताया कि 48% वैश्विक महासागरों में अगस्त 2023 में इसका अनुभव किया गया है। जैसे देखा जाए, अगर समुद्र का तापमान औसत में सबसे ज़्यादा गर्म होता है मार्च में। मार्च में क्यों होता है? क्योंकि आप अगर धरती या ग्लोब को देखें तो ज़्यादातर जो समुद्र है वो दक्षिणी ध्रुव मतलब उस पे है, साउथ में, विषुवत रेखा के दक्षिण में है। और वह सर्दियों में जब नॉर्थ में सर्दियां होती हैं तब वहाँ पे गर्मी होती है और वो ज़्यादा टेम्परेचर पाता है। ऐसे में वहाँ पे आमतौर पर मार्च में सबसे अधिक तापमान होता है, लेकिन औसतन देखा गया कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन समय में भी वहाँ पे तापमान सर्वाधिक था, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि उच्चतम समुद्री सतह का तापमान इस साल रहा है। और समुद्र का तापमान ज़्यादा रहा है, औसत तापमान ज़्यादा रहा है, प्रदूषण का स्तर ज़्यादा रहा है, इसलिए आर्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार भी सबसे कम हुआ है। क्योंकि ये आप देखें जाए तो समुद्र बर्फ विस्तार एक निश्चित समय पे होता है। अंटार्कटिक महासागर को कवर करने वाले बर्फ का होता है जो फैलता है। इस साल उसमें जो है 2023 में समुद्र बर्फ में अप्रैल में रिकॉर्ड कम बर्फ की वृद्धि हुई, यानी वृद्धि जो हुई है वो सबसे कम हुई है अब तक के इतिहास में, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और क्या नकारात्मक है? सबसे बड़ा नकारात्मक ये है कि इस वर्ष भी इतना लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी जो 2022 में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का उत्सर्जन सर्वाधिक था, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही उत्सर्जन हमने किया है। और वो ज़्यादा नहीं है,
1.1% ही है, लेकिन ये दर्शाता है कि अभी भी जो 2022 सबसे ज़्यादा था उससे भी ज़्यादा हमने कर लिया है। यानी ये इस साल एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाएगा, पुनः पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। हालांकि ये जो कमी दिखी है ये बहुत कम, जो नहीं बढ़ा है उसके लिए ये है कि कहीं ना कहीं वनों की कटाई में मामूली गिरावट आई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है ये वृद्धि उतने स्तर पे नहीं हुई है। लेकिन अभी भी ये रिकॉर्ड स्तर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन बताता है। अब ये तो हो गए 3-4 कुछ कह सकते खट्टे यादें या पर्यावरण को लेकर चुनौतियाँ। लेकिन देखिए, जब चुनौती आती है वैश्विक स्तर पे, तो वैश्विक स्तर पे उसको लेके ये हमेशा से रहा है कि मानव उसको लेके एक सामूहिक प्रयास भी करता है। ठीक है, उसी तरह का एक प्रयास ये हालांकि पिछले COP27 में ही कहा गया था, लेकिन उसको लेके उसमें लाना चाहिए हानि एवं क्षति निधि। लेकिन इसका गठन जो किया गया है वह कह सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में जो COP28 हुआ है 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर या कह सकते हैं 13 दिसंबर तक चला है, उसके शुरुआत में ही ये बनाया गया था। और इस फंड का जो कह सकते हो कि संचालन जो है विश्व बैंक के आधार पे, विश्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। और इसमें देशों द्वारा $792 मिलियन यानी लगभग अगर आप देखें तो 6,500 करोड़ रुपए इसमें आए हैं, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी है। हालांकि जितना ज़रूरत है, जितना इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अरबों डॉलर से काफ़ी कम है, लेकिन इसका उपयोग उन देशों के लिए किया जा सकता है जो लीस्ट डेवलप्ड देश है और जो कह सकते हो द्वीपीय देश हैं, जिनके पास उतनी संसाधन नहीं है, उनके मदद के लिए ये किया जा सकता है। तो कुछ नहीं से एक प्रयास शुरू हुआ, यही इसको हम आप कह सकते हो कि बेहतर है। जहां तक दूसरा है कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो सब चीज़ पर तो दिखता है, खाद्य प्रणालियों पर भी दिखता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कृषि क्षेत्र, खासतौर से जो जहाँ पे मानसून या जो वर्षा पे जो वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जो है या विकासशील देशों में कृषि के सामने संकट उत्पन्न हो गया है। साथ ही कृषि जो क्षेत्र है वह पैदावार बढ़ाने के लिए जो सिंथेटिक रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग से, यानी खेती के कुछ उस प्रयोगों से कृषि क्षेत्र जो है ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देता रहा है। अमूमन 12 से 13% इसका योगदान है, खास तौर से मीथेन गैस के उत्सर्जन में। ऐसे में COP28 के दौरान ही जो है 134 देशों ने खाद्य उद्योग यानी के जलवायु प्रभाव से निपटने का संकल्प लिया है। और ये जो 134 देश हैं, ये 5.7 अरब से अधिक जनसंख्या, टोटल 8 अरब है तो करीब 70% जनसंख्या, और जितना भोजन का उपयोग किया जाता है उसके 70% भोजन, और लगभग 50 करोड़ किसानों और खाद्य प्रणाली में उत्सर्जित कुल 76% उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि कहीं न कहीं इन देशों द्वारा जो संकल्प लिया गया है, हालांकि उसमें एक कमी यह है कि उसमें कोई मात्रात्मक बात नहीं की गई है, फिर भी जो संकल्प लिया गया है अगर उसको पूरा किया जाता है, उस पर अगर काम किया जाता है, तो निश्चित ही ये कृषि क्षेत्र पर या खाद्य प्रणालियों पर जलवायु संकट को कम करने और जो खाद्य या जो कृषि के कारण जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन का योगदान है उसको कम करने, यानी दोनों में, जलवायु परिवर्तन में भी कृषि का योगदान जो है ग्रीन हाउस गैस का, उसको कम करने, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो खाद्य प्रणाली या कृषि प्रणाली पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें मदद मिलेगा। क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी संख्या के जो आप देखा जाए जो 134 देश हैं वो लगभग 70% खाद्यान्न उत्पादन, उतना ही आप कह सकते हो कि लगभग जनसंख्या, और जो उत्सर्जन है उसके भी 76% के लिए जो है ये कहीं ना कहीं इसके लिए योगदान कर रहे हैं। जहाँ तक तीसरा न्यूज है, ये वो न्यूज है जिसके प्रयास बहुत पहले ही हो गए थे और जिसके रिजल्ट दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं। एक अध्ययन अभी आया है, वो बता रहा है कि ओजोन परत का जो पुनर्बहाली है वो ट्रैक पे है, यानी कि ओजोन परत का जो क्षरण है वो पूरा हो सकता है। जैसे इसमें देखिए कहा गया है कि वैज्ञानिक संगठनों की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि ओजोन परत जो पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अगले 4 दशकों के भीतर ठीक होने की राह पे, यानी ये 2066 तक जो है
उम्मीद किया जा रहा है कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके लिए जिसके लिए जो उत्तरदायी बताया गया है उसका श्रेय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को दिया गया है, जो कहीं ना कहीं ओजोन परत को क्षरण करने वाले या ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के रिडक्शन की बात करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, HFC, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके रिडक्शन की बात करते हैं और उसमें सकारात्मक परिणाम भी दिखाते हैं। और ये बताता है कि कहीं ना कहीं अगर दुनिया ठान ले कि हमें अगर वैश्विक समस्या का मुकाबला करना है तो हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं अन्य और जो हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए ये प्रेरणा का हमारे लिए स्रोत भी है। एक और समझौता महत्वपूर्ण है जो UNEP ने अपने उसमें दिखाया था, सितंबर में इस साल हुआ था। ये है कि जैसे एक रासायनिक प्रदूषण है ना, वह एक पर्यावरण को काफ़ी क्षति तो पहुंचाता है। उसमें से खास तौर से जो कीटनाशक हैं या जो बैन कीटनाशक है, इनके प्रयोग से जो होने वाली मृत्यु है ये काफ़ी, यानी दुनिया में 20 लाख मौतें हर साल रासायनिक प्रदूषण या पर्यावरण के क्षति के कारण, रासायनिक जो उसके दुष्प्रभाव के कारण हो जाता है। इसको दूर करने के लिए पूरी दुनिया यानी दुनिया के देश ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स पर सहमत हुए हैं, और इसके कारण जो है रासायनिक प्रदूषण से लोगों और पर्यावरण को बचाने के लिए कहा जा सकता है ये ऐतिहासिक समझौता है। और इसमें 28 लक्ष्य शामिल हैं, जो अन्य बातों के अलावा अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और अवैध रसायनों की तस्करी पर रोक लगाने का आह्वान करते हैं। जो कहीं ना कहीं अगर इस पे इन जो 28 लक्ष्य हैं इन पे अगर कार्रवाई किया जाए तो निश्चित रूप से ये जो हर वर्ष 20 लाख मौतें होती हैं, इनमें से ज़्यादातर की जान बचाई जा सकती है। और ये सिर्फ मौतों के लिए नहीं, ये जो है ना, ये जो कीटनाशक या इस तरह की चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, ये सिर्फ उसी पीढ़ी के लिए नहीं, कई पीढ़ी तक ये समस्याएं क्रिएट कर देती हैं। उसके गंभीर परिणाम दिखाई देते हैं। अगर आप रासायनिक और कीटनाशकों का प्रदूषण पढ़ते होंगे तो आप जानेंगे। इसलिए ये भी एक तरह से कह सकते हो कि एक ऐतिहासिक समझौता है, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल। ठीक है, अगला जहाँ तक हम अपना समाचार देखें, RBI का एक रिपोर्ट आई है जो कि रिपोर्ट का नाम है भारतीय बैंकों की प्रवृत्ति एवं प्रगति। ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में RBI जो है भारतीय बैंकिंग सिस्टम के बारे में, उनकी स्वास्थ्य के बारे में, उनका प्रदर्शन के बारे में कुछ बातें बताता है, कुछ सुझाव देता है। और ऐसे में जो मेन बात आ रही है वो ये है कि अभी इस महीने के अंत यानी सितंबर लास्ट तक का जो डेटा आया है उसमें ये पता चला है, यानी कि 2 छमाही अगर कहें वित्तीय वर्ष की, तो उसमें ये पता चला है कि जो सितंबर लास्ट तक का जो बैंकिंग स्थिति है, जो GNPA है यानी ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होता है जब जिस पे बैंक को कोई फ़ायदा नहीं होता है। अमूमन इसमें माना जाता है कि 90 दिन तक कोई EMI या ब्याज इस तरह की नहीं आती है। हालांकि कुछ बैंक जो प्रेफरेंशियल ऋण हैं उनके लिए अलग है, लेकिन यही माना जाता है कि कुल मिला के जो ऐसे ऋण या ऐसी उधार जो बैंकों को अब उससे बैंक अभी लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए जो है एक बहुत चिंता का विषय होता है, जो उनका GNPA होता है, और जो कहीं ना कहीं 17-18 के आसपास जो है 18% के आसपास हो गया था, जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति में हो गया था। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक होते हैं ना, वो हमारे जो फॉर्मल इकॉनमी है या जो हमारी आज की इकॉनमी है उसमें मल्टीप्लायर का रूप करते हैं। जैसे अगर किसी के पास 100 रुपये है, वो बैंक में जाके जमा कर दे तो बैंक तो उसको जो ब्याज देता ही देता है, बैंकिंग प्रणाली के थ्रू वो 400 से 500 रुपये अर्थव्यवस्था में निवेश हो जाते हैं, क्योंकि वो समयबद्ध टाइम होता है। लेकिन जब वो पैसा समय पे बैंकों के पास नहीं आता है तब स्थिति गड़बड़ होने लगती है, तब बैंकिंग सेक्टर चरमराने लगता है। ठीक है, तो इसमें कई सारी बातें कही गई हैं, आइए देखते हैं मुद्दा क्या है। देखिए, RBI की एक रिपोर्ट है, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति, इस शीर्षक की एक रिपोर्ट है।
इसमें आरबीआई ने कहा है कि भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो आरबीआई का एक शेड्यूल है उसके तहत रजिस्टर्ड होते हैं, उनका सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में सुधार हुआ है और एक दशक के सबसे निचले स्तर पे आ गया है, और यह सबसे निचला स्तर है 3.2%। यानी जो बैंक अपना ऋण दे रहे हैं उस ऋण का सिर्फ 3.2% ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंक का, बाकी उनका सारा ऋण चल रहा है, यानी लोग ऋण दे रहे हैं, चुका रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है या भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो सकारात्मक पहलू है उसके साथ मेल खाता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार दूसरे छमाही में भी आप देखेंगे 7.8% एंड 7.6% की ग्रोथ रेट है। तो जब अर्थव्यवस्था बेहतर करती है तो लोग भी बेहतर, तो अब माना जाता है कि अन्य लोग भी बेहतर करते हैं, और उसमें जो सामान्य तौर से कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए, सामान्य तौर से लोग भी बेहतर करते हैं, इंडस्ट्री करती है, एम्प्लॉयमेंट होता है, निजी क्षेत्र अच्छा काम करता है, तो उन सब से क्या होता है कि लोगों की आय बढ़ती रहती है, तो लोगों की जो देनदारियां हैं वो भी समय पे पूरी होती रहती है, तो बैंक का ऋण भी अच्छे से होता है। यानी इसके साथ जो हमारी अर्थव्यवस्था है और जो बैंकिंग है उसको देखा जाए तो कोलैबोरेशन किया जाए तो लगता है कि हाँ, स्थिति दोनों तरफ ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए कि जैसे जीएनपीए क्या होता है, तो जो जीएनपीए होता है ये भारतीय बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता का एक माप है। ठीक है, जीएनपीए अनुपात सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों और कुल ऋण या कुल एडवांस या कुल जो बैंक ऋण देते हैं, डेप्ट है, उसका अनुपात, यानी जो जीएनपीए है, ग्रॉस नेशनल परफॉर्मिंग एसेट, वो बटा टोटल ऋण गुणे 100 करेंगे तो वो रेशियो आ जाता है, और वो है 3.2%, जो कि पिछले एक दशक में यानी पिछले 10 सालों में सबसे कम है। और कहीं ना कहीं ये बताता है कि बैंकिंग सेक्टर की स्थिति अच्छी है। बैंकिंग सेक्टर की सेहत को लेकर आरबीआई ने इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा है, देखिए। इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, इसमें से जो क्षेत्रीय रीजनल जो है रूरल बैंक या आरआरबीज जो हैं उनको छोड़कर समेकित बैलेंस शीट 2022-23 में 22.2% बढ़ी है, जो 9 वर्षों में सबसे अधिक है। बैलेंस शीट मतलब उनके आय व्यय, यानी उनका जो लाभ है वह 12.2% वृद्धि हुई है। और इसमें जो लाभ का ये फायदा हुआ, ये क्यों हुआ है, एक तो ये है कि उधार दर उच्च है, इसके बावजूद भी जो कम प्रावधान आवश्यकताएं हैं, और जो बैंक है उनकी लाभप्रदता में सुधार हुआ है, यानी बैंकों के लाभ हुआ है। उधार कम है, मतलब उधार की दर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है बैंक उस परसेंटेज के आधार पे अपने को लाभ भी पा रहे हैं, और लोग ऋण दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, रोड ऋण चुका रहे हैं, इसलिए बैंकों को लाभ हो रहा है। ये सब उनकी पूंजी की स्थिति को मजबूत कर रही है। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, और एक चीज और बता रहे हैं, जैसे बैंकिंग का एक पैमाना तो ये होता है कि उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, यानी ऋण के आधार पे कितना % ऋण जो है वो चुकाया नहीं जा रहा है, मतलब चुकाया नहीं जा रहा है, तो ये न्यूनतम स्तर पे है 10 सालों में 3.2%। दूसरा जो दिखाया जाता है वो होता है कि पैमाना, जो सबसे महत्वपूर्ण पैमाना एक तरह से माना जाता है, वो है सितंबर 2023 के अंत में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं उनका जोखिम भारित संपत्ति अनुपात, कैश रिजर्व एसेट रेशियो की पूंजी 16.1% है। यानी कि जो बैंक जितना उनका रिस्क है, यानी जो उन्हें देना है और जो पैसा उनके पास रिजर्व के रूप में है वह देखा जाए, यानी आरबीआई के पास, बैंकों के पास, अपने पास, या और गिरवी के रूप में जो वो रखे रहते हैं ना, कुछ गिरवी रखते हैं, ऋण देने के बाद बैंक गिरवी रखते हैं, कुछ आरबीआई के तहत सीआरआर के रूप में जमा करना होता है, कुछ पीएलआर जो है वो उनको एसएलआर के रूप में रखना पड़ता है बैंकों को अपने पास, तो वो सारी चीजें मिला के 16.8% है।
और ये देखा जाए तो बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि जो बेसल नॉर्म है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बैंकों के लिए ये CAR के लिए है, उसका जो बेसल नॉर्म 2 है वह 8% मांगता है। जो बेसल नॉर्म 3 है वो 8% प्लस 2.5%, 10.5% मांगता है। और यहां पे कितना है? 16.1%। और ये भी सभी बैंक समूह नियामक न्यूनतम आवश्यकता और सामान्य इक्विटी टियर एन अनुपात आवश्यक बातों को पूरा करते हैं। अभी देखेंगे इक्विटी टियर 1 क्या होता है, टियर 2 क्या होता है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति है। ऐसे में 2024 के लिए आरबीआई ने कहा है कि इस माहौल में बैंकों को क्रेडिट घाटे से बचना होगा, यानी उन्हें जो अपना जो क्रेडिट दे रहे हैं उसमें लॉस नहीं आना चाहिए। और हालांकि वो कह रहे हैं कि उच्च पूंजी बफर, यानी जो ये बफर है, ये कवरेज अनुपात राहत प्रदान करेगा, यानी कि बैंकों के लिए ये बता रहे हैं कि स्थिति ठीक ठाक रहेगी। ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि जैसे बैंकों की स्थिति में बेहतर होने के और क्या कारण है, जैसे ये नियामक पूंजी है जो आरबीआई रख रहा है, स्टेचुरी तरलता आवश्यकताओं के अलावा बेहतर खुलापन है, यानी कि अब बैंक जो लोन ले रहे हैं उनमें ओपननेस है। मजबूत आचार संहिता है, यानी बैंकों को पहले क्या होता था, उनके ऋण और इस तरह की चीजें, अब यह है कि उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ढंग से कर रहे हैं। उनका गवर्निंग संरचना बेहतर है। और ये सब सारी चीजें हैं जिससे क्या हो रहा है कि जो वित्तीय स्थिरता है उसमें योगदान है। और आरबीआई कह रहा है कि हालांकि वैश्विक माहौल अत्यधिक अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन कह रहा है कि वैश्विक माहौल अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के कारण भारतीय बैंकिंग प्रणाली बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता यानी CAR, उच्च पूंजी पर्याप्तता और मजबूत लाभ प्रदाता के साथ सुधार करने के लिए अच्छी स्थिति में है। यानी कि ये सारी पहलू ये बता रहा है कि बैंकिंग प्रणाली भारत की बेहतर स्थिति में है। एक और जो मुद्दा है वो है अनसिक्योर्ड लोन का मुद्दा। देखिए, जो पर्सनल लोन होते हैं और उसमें भी जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके साथ कोई कोलेट्रल नहीं होता है और उन्हें अमूमन अनसिक्योर्ड लोन कहा ही जाता है, क्योंकि जब तक जो व्यक्ति लिया है, जब तक वो व्यक्ति है, तभी तक बाकी और किसी तरीके से उसकी वसूली नहीं की जा सकती है। ऐसे में 2022-23 के दौरान अगर पूरा ऋण देखें तो जो सकल बैंक का ऋण है उसमें टोटल पूरे बैंक के ऋण में 15% की वृद्धि देखी गई है। इसमें व्यक्तिगत ऋण, पर्सनल ऋण है उसमें 20.6% की वृद्धि सर्वाधिक देखी गई है। सर्विस सेक्टर में 19.8% की वृद्धि देखी गई है, यानी सर्वाधिक वृद्धि जो है व्यक्तिगत ऋण में देखी गई है। और इस व्यक्तिगत ऋण के खंड के भीतर जो क्रेडिट कार्ड है उसमें वृद्धि 30.9% है, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह इसमें कोलेट्रल नहीं होता है या अपर्याप्त होता है, जिसके कारण बैंकों का पैसा रिस्क में रहता है। रिस्क मतलब ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंसा रहता है, उसमें उनका रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि बैंकों के पास उस तरह की कोलेट्रल नहीं रहती है। ठीक है। और जो इसके आगे, हालांकि उतना हमें जरूरत नहीं है, आरबीआई ने बताया कि जो ये अनसिक्योर्ड लोन है ज्यादातर जो विदेशी बैंक हैं उनके पास है, फिर निजी बैंकों के पास है, फिर प्राइवेट बैंकों के पास है। और जो ये क्रेडिट कार्ड का ये है, ये जो ज्यादातर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनके कारण ये ज्यादा तेजी से बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो बैंकों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर आरबीआई क्या सुझाव दे रहा है? पहला तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, उनको आरबीआई कह रहा है कि वो ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर से ऋण लेके फिर आगे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने ऋण को, अपने जो जहां से पूंजी प्राप्ति है उसको डाइवर्सिफाई करो, केवल एक ही स्रोत पे न रहो। इससे एक तो उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा, दूसरा बैंकों पर उनकी जो निर्भरता के ज्यादा कारण उनके जो अनसिक्योर्ड लोन है उसका रिस्क बैंकों पर कम होगा। दूसरा, आरबीआई जो महत्वपूर्ण कह रहा है कि बैंकों और गैर बैंकिंग दोनों को अपने ग्राहकों की सेवाओं में अधिक एम्पैथी लाने की जरूरत है, यानी अपने व्यवहार को बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है। और साथ ही में भुगतान प्रणाली, साइबर खतरों, धोखाधड़ी आदि के लिए जो आरबीआई के रेगुलेशंस हैं या जो खुलापन है या जो ऊपर चीजें बताई है उसको पूरे पैमाने पर सही करने की जरूरत है और अपने बैलेंस शीट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हमने कहा था ना कि हम अभी बताएंगे कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है। तो देखिए,
जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात होता है यह इस बात का सूचक है कि कोई बैंक अपने दायित्वों को कितनी अच्छी तरह से पूरा कर सकता है। जैसे कोई बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें लोग पैसा जमा करते हैं, उसको बैंकों को चुकाना होता है ब्याज के साथ या जैसे। अब कोई बैंक किस स्थिति में है अपने उस लायबिलिटी को चुकाने के लिए, वो बोला जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR या CAAR। और इसकी तुलना, इस पूंजी की तुलना जोखिम भारित संपत्ति यानी उसको कितना जो रिस्क संपत्ति है उससे और कुल पूंजी से तुलना करके निकाली जा सकती है। ठीक है, इसका उपयोग जमाकर्ताओं की सुरक्षा और दुनिया भर में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर ये चीजें, इसलिए बैंकिंग सेक्टर कोलेट्रल लेती है क्योंकि उनका यही CAR बढ़िया रहे। क्योंकि अगर ऐसा ना हो जैसे कि अमेरिका में 2008 में आया था सब प्राइम क्राइसिस, कि ऐसे लोगों को हाउसिंग लोन दे दिया गया था हाउसिंग बबल के चक्कर में, जो कि उसके देने के भी लायक नहीं है, और हाउसिंग सेक्टर में दिक्कत आया, हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर प्रभावित हुआ, तो बहुत सारे बैंक जो है डिफॉल्ट होने लगे। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं बैंकों को डिफॉल्ट होने से रोकती है। इसको लेके जो जोखिम भारित संपत्ति के लिए जो बेसल 2 का अनुमान है वो 8% है। बेसल एक जगह है, वहां पे ये बैंकिंग सेक्टर को लेकर आया है, बैंकिंग में आप लोग पढ़ते होंगे। और बेसल 3 है, 10.5% है, और भारत का 16.8% है, जो कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में है। अब जो एक बार मैं बताया था कि ये जो पूंजी होती है CAR, ये 2 प्रकार की होती है। पहला टियर 1 पूंजी, दूसरा टियर 2 पूंजी। जो टियर 1 पूंजी होती है वो ये कहती है कि बैंक के पास इन हैंड कितना पैसा है कि अगर किसी क्राइसिस में आए, पूंजी है तो किसी क्राइसिस में आए तो उसको निपटाना कर सके। और जो टियर 2 पूंजी होती है वो ऐसी होती है कि अगर बैंक बंद करे तो उसके एसेट को बेच के जो उसकी लायबिलिटी है उसको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।